होता है प्रीमियम, जैसे हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो इंश्योरेंस में एक कंसेप्ट होता है कि आपका जो भी एक मार्केट वैल्यू, जैसे मार्केट वैल्यू होगा एक, जैसे सपोज करो आपने जो है वो 10 लाख की एक कार परचेज की, और उस कार की ना कोई इंश्योरेंस वैल्यू लगती है, इंश्योर्ड वैल्यू बोलते हैं उसको, और वो कभी भी कंपनी पूरा नहीं पे करती, बोलते हैं ना रोड पे आते के साथ ही उसका वैल्यू कम हो जाता है। हाँ तो सर। उसको बोलते हैं, जो पहला वैल्यू जो कम होता है ना उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, पर ईयर होता है वो। तो पहला डेप्रिसिएशन जो है ना वो यूजुअली जो है 20% का लगता है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि उसको 80% पे वो इंश्योर्ड हुआ, या भी 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू पे इंश्योर्ड हुआ, तो एक ही बात है, 4/5 होना या 80% होना इज सेम थिंग। फ्रैक्शन में इसी को 4/5 बोल देते हैं, यस और सर। ये परसेंटेज में 80% हो जाता है, ठीक है। हम्म। तो अब होगा क्या कि आपका जो भी इंश्योर्ड वैल्यू लगा है, तो वो 10 लाख का 80% कितना होगा, 8 लाख। यस सर। तो तुम्हारा ना 8 लाख पे गाड़ी जो है इंश्योर्ड हो गई। अब इस 8 लाख पे ना आपको प्रीमियम पे करना होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या है, फ्री में तो हमें नहीं देगी ना कुछ भी, क्लेम हम्म। फ्री में तो नहीं देगी, तो उसको हम्म। कुछ तो रिप्लेस में चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी ना 8 लाख, जो कि इंश्योर्ड वैल्यू है, इस पे प्रीमियम पे करते हैं, और वो पर मंथ पेमेंट होता है, प्रीमियम पर मंथ पे करते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे प्रीमियम का रेट है, अगर मैंने बोला कि आप 0.1% पर मंथ पे करते हो, तो 8 लाख का 0.1% कितना होता है, उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को, 8 लाख बनाओ ऐसे, तो ये 10%, फिर 1% और 0.1%, तो 800 बनेगा, ठीक है। तो ओके सर। 0.1% ऑफ 8 लाख बनता है तुम्हारा 800 रुपीज पर मंथ का प्रीमियम बनेगा तुम्हारा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे, कि अगर तुमको मार्केट वैल्यू गिवन है 10 लाख, 80% पे वो इंश्योर्ड हो रही है, 0.1% पर मंथ का हमारा प्रीमियम है, तो कितना प्रीमियम उसको भरना पड़ेगा, किसी भी मतलब कार ओनर को। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आप लोगों को मार्केट वैल्यू दिया, इंश्योर्ड वैल्यू दिया, मतलब परसेंट दे दिया, उससे आपने प्रीमियम निकाल लिया। प्रीमियम हमेशा एक बात याद रखना कि इंश्योर्ड वैल्यू पर लगता है, कभी मार्केट वैल्यू पर प्रीमियम मत लगाना, ठीक है। तो ओके सर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा उल्टे, सर एक एक बार आपने जो 0.1% का करा एक बार वो बता दो कैसे करा। अरे 10% पे यहाँ पर डॉट लगाते हैं हम, हाँ। 1% पे इधर लगाते हैं, 0.1% पे इधर लगाते हैं, तो 800 अच्छा। हो जाता है। ऐसे होता है ना, जैसे 8 लाख बाई 100, इस तरह से। एक जीरो काटोगे तो यहाँ डॉट आ जाएगा, दूसरा जीरो काटोगे तो इधर आएगा, और इधर 0.1 पे लाओगे तो इधर आ जाएगा, ऐसे। अब ये क्या है ना, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब क्वेश्चन जो है ना आपको ना उल्टी साइड से ज्यादा पूछता है। जैसे आपको बोला ए कार वॉज इंश्योर्ड एज 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू, 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू, और प्रीमियम इस पे जो पे किया, जो इस पे प्रीमियम पे किया है आपका, वो है आपका, सपोज करो मैं बोला कि 0.5% है, और आप जो है वो 300 का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ₹300 पर मंथ का। तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू। तो होता क्या है इसमें, अगर तुमको यहाँ पूछा मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, ये देखोगे अगर 0.5% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम किस पे लगता है, इंश्योर्ड वैल्यू पे। तो हाँ सर। 0.5% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 500, 300। तो इंश्योर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी उससे, 300 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 60,000। 60,000 आएगा कि कुछ और आएगा, या 6 लाख आएगा। इसको आप कट करोगे, जीरो आ जाएगा, तो 20, 3,000 इंटू 20 कितना होता है,
So 60,000 ही आएगा। 60,000 ही आ रहा है ना? हाँ, हाँ, तो 60,000 ना आपकी जो आई वो आई क्या? इंश्योर्ड इंश्योरेंस वैल्यू। वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू। तो मैंने बोला कि इंश्योर्ड वैल्यू जो है आपकी वो आ गई 60,000। अब ये 60,000 जो है ना, ये मार्केट वैल्यू का कितना है? सिर्फ 4। 4/5। तो आप बोलोगे 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 60,000, और मार्केट वैल्यू से आप निकालोगे तो ये हो जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाई 4 × 5। तो मार्केट वैल्यू आपकी आ जाती है 75,000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर वो। अब जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बनाओ, 19th वाला। सी आएगा। सी पे कितना आ रहा है? 162500। 162500। 162500। और वो हाँ जी। कैसे? जैसे 910 का पेमेंट कर रहा है, 0.7% का प्रीमियम है। पॉइंट जैसे 4/5 पे इंश्योर्ड है, यस सर। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? 910 Is equal to इक्वल टू 0.7% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। insurance value. हाँ, तो इसको तुम जो 910 को डिवाइड करोगे 0.7 से, 30। 30,000 आ जाएगा ना? 1,30,000. हम्म। और ये 1,30,000 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू। Yes, sir. तो मार्केट वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1,30,000 डिवाइडेड बाई 4 × 5। Five. ये हो जाएगा तुम्हारा 65 का आधा 32.5, 31 में 32.5 बढ़ाओगे तो 162,500 Yes, sir. आंसर हो सर जाएगा। एक बार मुझे टर्म्स एक बार आप दोबारा समझा सकते हो, जैसे वहां पे ओरिजिनल वैल्यू लिखा था ना, तो और इसकी मार्केट वैल्यू, अब एक बार मार्केट वैल्यू और इंश्योर्ड वैल्यू का एक बार और बता दो, टर्म्स मतलब। अरे मार्केट वैल्यू जिस पे तुम खरीदते हो, ओके इंश्योर्ड वैल्यू जितनी वैल्यू लगती है गाड़ी की तुम्हारी, इंश्योरेंस कंपनी जो लगाती है। ठीक है। भाई जितने पे खरीद रहे हो उतना थोड़ी दे देगी कंपनी तुमको 1 साल के बाद भी। हाँ तो वो कुछ कम वैल्यू लगाते हैं, तो जितनी भी वैल्यू वो लगाते हैं उसको इंश्योर्ड वैल्यू बोलते हैं बस। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बनाओ इसी पे। ये वाला बनाओ जरा, 22 वाला। क्वेश्चन 22।
66 2/3। हाँ जी, 66 2/3 आ रहा है। A house worth rupees 4,50,000 was insured at 4/5। तो जैसे 4,50,000 का 4/5 करोगे ना आप, तो आएगा 3,60,000। ठीक है, इंश्योर्ड वैल्यू आएगा तुम्हारा 3,60,000, मतलब 4,50,000 का 4/5 अगर आप करोगे तो आएगा 3,60,000। और इसमें से आपको मिल रहा है 2,40,000 मिल रहा है। तो बोल वो यही पूछ रहा है ना, कितना अमाउंट परसेंटेज ऑफ मनी जो है उसको मिल रहा है वो। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू डिड ही रिसीव, हाँ वही हो गया। तो आपको 2,40,000 रिसीव कर रहा है, इंश्योर्ड वैल्यू है आपकी 3,60,000 की इंटू 100, ये होता है 2/3। और 2/3 इंटू 100 आपका 66 2/3% होता है। ठीक है, तो मतलब अब तुमको आसान लग रहा होगा ये, बस एक बार ना आपको वो पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। बहुत से लोग ने मतलब जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होता तब तक मुझे लगता है कि मैं ना मार्केट वैल्यू पे ही लेके चलूंगा उसको, तो वो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, टैक्स नॉन टैक्स Yes. वाला तुमको कल बता ही देते हम। अब एक कंसेप्ट ये देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ दो कैंडिडेट के बीच में ना इलेक्शन होता है, जैसे जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, वो यूजुअली जो है ना दो ही कैंडिडेट के बीच में बोलेगा, देर इज नो अदर पार्टी, थर्ड पार्टी। ठीक है, जिसमें वोट किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, केवल दो कैंडिडेट है, उन्हीं दो कैंडिडेट को टोटल 100% या जो भी वट एवर वोट डलेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो जैसे Yes. मैंने बोला कि दो कैंडिडेट हैं, एक्स और वाई के बीच में इलेक्शन हुआ, तो उसमें से आपको ना सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक सिचुएशन होगा जहां पर पूरे 100% वोट जो है ना वो वैलिड भी है और वोटिंग भी सभी ने किया है, वोटिंग बाय ऑल। इसमें कुछ इनवैलिड का या फिर किसी ने वोटिंग नहीं किया ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि वोटिंग हुआ है और एक्स और वाई दो कैंडिडेट हैं, तो उसमें से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर बोलता है सपोज करो एक्स जो है ना विनर कैंडिडेट है और इसको 52% वोट मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ना भी गिवन होना तो आपको खुद से अज्यूम करना है कि लूजर को 48% मिलेगा। ठीक है, एंड विन बाय द मेजोरिटी ऑफ 4% वोट। हम आइडिया क्या लगा लेते हैं, हमें लगता है यार दो कैंडिडेट हैं एक्स और वाई, तो मुझे लगता है अगर विनर कैंडिडेट को 52% मिल रहा है ना, तो ये 2% से जीत रहा होगा, है ना। ऐसा लगता है, अगर हम बिल्कुल लेमैन उससे सोचेंगे तो मुझे लगेगा यार 52% मतलब 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, कि अगर दोनों को बराबर मिलते तो 50% होता है ना, और इसको 2% ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसको अगर दो ज्यादा मिलेगा तो उसका दो कम भी तो होगा ना, तो वो 48 ही रह जाता है। तो अब तुमको क्वेश्चन में किसी भी तरह से बोलता है कि कितने परसेंट की मेजोरिटी से जीतेगा, तो आप बोलोगे 4% की मेजोरिटी से। दूसरा, अगर तुमको बोलेगा कि टोटल जो वोटिंग हुई है वो 12,000 की हुई है, तो कितने वोट की मेजोरिटी से जीतेगा, तो आप बोलोगे 4% ऑफ 12,000। 12,000। 4% ऑफ 12,000 वो कितना होता है, 480। इतने वोट की मेजोरिटी से जीतने वाला है। विनर कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा, तो आप 52% ऑफ 12,000 कर दोगे। लूजर कैंडिडेट को कितना मिलने वाला है, तो 48% ऑफ 12,000 कर देते हो। ठीक है, और कई बार ऐसा कर देता है कि बोलता है कि जैसे सपोज करो ये डेटा नहीं गिवन है ओरिजिनल वाला, बोलता है कि लूजर कैंडिडेट को अगर आपका जो है वो 14,400 वोट मिलता है, तो टोटल वोट कितना पोल्ड हुआ है। तब भी तुमको पता होना चाहिए कि दिस 14,400 इज इक्वल टू 48% ऑफ टोटल वोट। तो वहां पर आप 14,400 डिवाइडेड बाई 48, 48 into और ये 3 टाइम्स में चला जाता है, टोटल वोट आपका आ जाएगा 3 लाख। 30,000 आएगा ये। तो इस तरह से भी क्वेश्चन वो तुमको पूछ सकता है, इसी तरह से विनर कैंडिडेट का भी दे सकता है वो, है ना।
और इसी तरह से आप लोगों को ये भी दे सकता है, विन बाय द मेजोरिटी ऑफ 428 वोट। तो आप बोलोगे दिस 428 इज इक्वल टू 4%। 4% ऑफ इट। हाँ, तो 4% ऑफ एक्स, जहाँ एक्स हमारा टोटल वोट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम आ जाता है हमारा, जब थोड़ा सा वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। अब सपोज करो जितना भी वोट पोल्ड हुआ उसमें से ना क्वेश्चन में बोला कि 10% ना इनवैलिड हो गया, 10% इनवैलिड हो गया। बोलता है कि 10% इनवैलिड होने के बाद जो विनर कैंडिडेट है, एक विनर है और एक लूजर है। बोलता विनर कैंडिडेट गॉट तुम्हारा 53% ऑफ द वैलिड वोट। यहाँ बोलेगा क्वेश्चन में तुमको ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है। तो ये तुम खुद एज्यूम करोगे लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 47. 47% ऑफ वैलिड वोट। अब यहाँ कंफ्यूजन हमें पता है क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं यार अगर 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा, 90%। तो हम लोगों को लगता है यार ये वाला अगर 53 है तो ये तो 47 नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो तो 100 हो जाएगा। मुझे लगता है ये तो 37 ही बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मैं ना वैलिड, ओनली वैलिड वोट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो वहां पर अगर वैलिड के ही रिस्पेक्ट में आप बोलोगे तो वैलिड अपने आप में ना 100% होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना, ठीक है। तो या तो अगर आप 90 से निकालना चाह रहे हो तो आप 53% ऑफ 90 निकालोगे, या फिर आप एक वैलिड वर्ड को 100% का नाम देके आप उसको इस तरह से सेग्रीगेट कर लोगे दो उसमें, ठीक है। जी सर. अब अगर तुमको बोलता है कि विंस बाय द मेजोरिटी ऑफ 150 वोट, बोलता है विंस बाय मेजोरिटी ऑफ 150 वोट्स, बोलता है 150 वोट की मेजोरिटी से जीतता है। तो टोटल वोट कितने, मतलब कितने पोल्ड हुए, टोटल वोट कितने पोल्ड हुए। अब टोटल वोट पोल्ड में ना आपको वैलिड और इनवैलिड सारे बताने पड़ेंगे क्योंकि पोल्ड तो यहाँ हुए ना जो भी हुए, उसके बाद ही तो इनवैलिड काउंट हुए ना। पर होता है कि आजकल इनवैलिड वाला कंसेप्ट जो है ना खत्म हो गया है। पहले कभी जब ना पेपर वोटिंग होती थी ना तो उस टाइम पे ना कुछ इनवैलिड हुआ करते थे और इनवैलिड के बहुत सारे रीजन होते थे। तो आजकल तो खैर वो होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो इनवैलिड भी हो रहा है तो वो पर्सन वोट तो डाल के आ ही रहा है ना। उसमें ऐसा होता था जैसे तुमको ना एक ऐसे लिस्ट बना के दिया हुआ है, शायद आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में वोटिंग की हो तो इसी तरह से होती है आज भी। कॉलेज में वोटिंग की है ना। नहीं सर. कॉलेज में तो नहीं था. नहीं। ठीक है, उसमें ऐसा होता है जैसे सपोज करो यहाँ पर कांग्रेस है आपका, यहाँ पर बीजेपी है, यहाँ पर आपका एसपी है, यहाँ पर कोई और पार्टी, इस तरह से मतलब काफी सारी पार्टी है, बीएसपी है, ये बहुत सारी पार्टी। अब होता है क्या है ना, मैंने अपना स्टैंप मारा, मेरा स्टैंप मुझे मारना था बीजेपी पे, मैंने कांग्रेस पे भी जो है ना इस तरह से बीच में आ गया। अब वो ना तो नीचे का कंफर्मेशन है ना ऊपर का है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा. हाँ खैर, हमें जो है ये चीज नहीं देखना है, बस हमें ये बताना है कि जिसने ये पर्ची डाली जो गलत भी थी तो वोट पोल्ड में तो काउंट होगा ना वो एटलीस्ट, है ना। हाँ. हाँ, तो अगर आपको बोला कि 150 वोट्स की मेजोरिटी से जीतता है, आप लोग वहां पर क्या करोगे, 150 की मेजोरिटी कितने परसेंट के बराबर है, 6% के बराबर। आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, 100 निकालोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 25 इंटू 25,000 आ जाएगा ये तुम्हारा ना, 25,000। एक मिनट रुकना जरा, मैं इसको ना 180 कर लेता हूँ ताकि तुम्हारा जो डेटा है ना वो एग्जैक्ट नंबर में आ जाएगा, यहाँ पर ना फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। इसको 180 कर लेता हूँ, अब एग्जैक्ट नंबर आएगा। तो मैंने बोला 180 वोट है तो 180 को 6 से डिवाइड किया तो तीन तीन आया ना, अब 30,000 हो जाएगा। ये अभी भी नहीं आएगा, खैर कोई बात नहीं, जो भी आए वट एवर। कितना बन रहा है ये टोटल वोट, 3,000 इंटू 6% का वैल्यू आपका 180 बन रहा है तो 3,000 तो बनेगा ना, ठीक है। तो तुमको पता चला कि 3,000 जो ना आपके पास वो कौन से वोट है,
वैलिड। और वैलिड वोट जो है ना आपके, वो विद रिस्पेक्ट टू टोटल वोट वो कितने हैं? सिर्फ 90% के बराबर। तो तुम यहाँ 90% के बराबर रख दोगे 3000 को। और टोटल वोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। टोटल वोट निकालने के लिए हम करते हैं 3000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। कट कर लो, जीरो इधर रख लो, इसको हटा के 3 से करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000/3। और 10,000/3 कितना होता है? इतना वोट पड़ेगा तुमको इन टोटल। हालांकि मैंने रैंडम कोई भी नंबर लिया तो फ्रैक्शन में आया, बट वो ऐसा नंबर आप लोगों को रखते हैं जहाँ पर कंप्लीट वोट्स में हमारा आता है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा कि आप लोगों ने पहले क्या किया, 10% इनवैलिड कर दिया तो 90% वैलिड हो गया। वैलिड को आपने एक साइड जो है 100% एज्यूम करके उनको दोनों में डिवाइड कर दिया, विनर और लूजर वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 53% ऑफ दी वैलिड बोला है। तो मैंने बोला वैलिड अगर एज्यूम किया, मैंने एक्स एज्यूम किया, तो एक्स को तो 100% मान सकता हूँ ना मैं। तो आपने उस तरह से बांट के जो है ना वैलिड वोट निकाला 3000, और विच इज इक्वल टू 90% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड इन दैट इलेक्शन, ठीक है। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट क्या होता है कि जहां पर कुछ ने वोट ही नहीं डाला, कुछ इनवैलिड हो गए, और उसके बाद की बात करता है वो। जैसे सपोज करा, बोला कि वो 10% ऑफ द लिस्टेड कैंडिडेट डिड नॉट वोट, इन्होंने वोट ही नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% ने वोट नहीं किया तो 90% ने तो वोट किया ना। तो आप बोले कि 90% ने तो वोट किया। अब बोलता है कि जितने लोगों ने वोट किया ना उसका 10% जो है ना इनवैलिड हो गया। तो 90 का 10% कितना होता है? 9। तो 9% जो है वो इनवैलिड हो गया। तो कितना बचा? वैलिड कितना बचा? 81%। हाँ 81। 81% आपका जो है वैलिड बचा। अब ये टोटल के रेस्पेक्ट में 81 है, लेकिन अगर ओनली वैलिड के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो मैं इसे 100% तो अज्यूम कर सकता हूँ ना। उनको अगर ये बोले कि अगर विनर कैंडिडेट को 54% ऑफ वैलिड वोट मिलता है, तो इसका मतलब है लूजर को कितना मिलेगा? 46% ऑफ वैलिड वोट। और बोलता है कि विंस बाय मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट्स। तो तुमको कुछ भी पूछ सकता है फिर। अब तुमको अगर ये डेटा दे दिया, तुमको ये भी पूछ सकता है कि वैलिड वोट कितना होगा। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि वैलिड कितना होगा, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि वोट पोल्ड कितना होगा, और एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि लिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं। अब लिस्टेड कौन से होंगे? सबसे स्टार्टिंग वाले, जो सबसे शुरू वाले 100% रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका वोटेड वाले कौन से होंगे? पोल्ड वाले कौन से होंगे? जो यहाँ पर आएंगे आप लोगों के 90% ऑफ द टोटल लिस्टेड, ठीक है जी। और आपके जो है वो वैलिड तो हमें पता ही है, जो यहाँ से निकल के आएगा वो वैलिड होगा, ठीक है। आप बोलोगे 1620 इज इक्वल टू 8% ऑफ वैलिड वोट। 8% ऑफ एक्स। हाँ 8% ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वैलिड वोट। तो आप लोग क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, वैलिड निकालने के लिए, कि x इज इक्वल टू 1620 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। तो इसको कट करो, ठीक है। और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा बनेगा 20250। ये तुम्हारा निकल के आ गया
टोटल वैलिड वोट विच इज इक्वल टू 20,250। अब तुमको यहाँ से टोटल निकालना है, लिस्टेड कैंडिडेट अगर निकालना है तो तुम बोलोगे दिस 2,250 इज इक्वल टू 81% ऑफ लिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, 81% ऑफ लिस्टेड कैंडिडेट। तो इससे लिस्टेड कैंडिडेट कैसे निकलेंगे? लिस्टेड कैंडिडेट अगर मैं, हाँ इसको अगर मैं y ले, हाँ इसको अगर मैं y ले लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा? 20250 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। तो y का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 25,000। ठीक है। और y इक्वल टू 25,000 अगर आ गया तो तुम लोग क्या करोगे? 90% ऑफ उसका वो निकाल दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वोट पोल्ड कितने होंगे। तो 90% तो 25,000 होता है, 22,500। ठीक है, ठीक है। अब साथों साथ तुम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। ये बनाओ क्वेश्चन नंबर, चलो पहले 27 ही बनाओ। सिक्स 6,000 है 27 का। 27 का 6,000 है, हम्म चलो हो सकता है। जैसे 22% का वैल्यू रखा होगा ना 1320। हाँ। 6,000 ही आ रहा है। सो मेरा तो 66 आ रहा है। भाई 1320, जैसे विनर कैंडिडेट को अगर आपका मिलता है 61% तो लूजर को मिलेगा तुम्हारा कितना? 39%। दोनों का जो डिफरेंस है वो 22% है विच इज इक्वल टू 22% ऑफ x इज इक्वल टू 1320। x इज इक्वल टू 1320 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100। 11 से कट करो या 22 से भी कट जाएगा ये तो। 6 बार में 6,000। यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग बनाओ 31, 31 एंड 32। मैं खुद से पूछूंगा कोई आंसर ना तुम लोगों से 2 मिनट बाद।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको नहीं आ रहा समझ? मुस्कान, सही वक्त आने का इंतजार करो, आएगा समझ। क्या नहीं समझ आ रहा तुमको? तुमको कंसेप्ट ही नहीं समझ आया अभी तक? कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने इसमें वैलिड वोट्स निकाल लिए अपने, बट फिर उसमें लिखा हुआ है इफ टोटल वर इनवैलिड देन लिस्टेड वोटर्स, तो उसके आगे क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा। सोचो, इसमें आ रहा नहीं आ रहा जैसा वर्ड मत बोला करो। सोचो, इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी से ही है ये सारा कुछ। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। तो इसका आंसर 18,000 है। सर 31 का तो 20,000 आ रहा है, बट 32 का समझ नहीं आ रहा। 31 का कितना आ रहा है? 20,000 आया मेरा। विनर कैंडिडेट को मिलता है 52% वोट और 720 वोट की मेजोरिटी से जीतता है। 10% इनवैलिड है। देखो मुस्कान, यस सर। इनवैलिड अगर 10% है तो वैलिड वोट है 90%। 90%। उसी को तुमने सेग्रीगेट किया, 52% विनर को, 48 लूजर को। लूजर। विन बाय मेजोरिटी ऑफ 720 विच इज इक्वल टू 4%। टोटल कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी वैलिड वोट कितना आ जाएगा उससे? 1800। 1800 आएगा या कुछ और आएगा?
18,000 आएगा। 18,000, हाँ 18,000। 18,000. 720/4 × 100 ये आ जाएगा तुम्हारा 180 और इधर और, तो 18,000 आएगा एक्चुअल में। हाँ और ये अगर 18,000 है तुम्हारा तो दिस 18,000 इज 90% ऑफ टोटल वोट ना। टोटल यस वोट इज सर। बेसिकली लिस्टेड। तो अगर ये वाला तुम्हारा 18,000 के बराबर हो गया ना वैलिड वोट, 90% ऑफ एक्स, वेयर एक्स जो है वो तुम्हारा टोटल वोट है। एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,000 डिवाइडेड बाई 90 × 100 इज इक्वल टू 20,000। क्या इसमें से ना समझने वाला है मुस्कान, बताओ। तो मैंने उल्टा कर दिया था, मैंने 90/100 × 18,000 कर दिया था, तो इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। वही तो, उसीलिए तो कल तुमको बताए थे ना वो तीन तीन अलग टाइप का प्रॉब्लम। इसी वजह से ना मैं बोला था, वही चीज़ है जो बार बार गलतियां करवाएगा हमें, ठीक है, उसको ध्यान दिया करो थोड़ा सा। 31 बोलता है 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 and 21 years of age. In an election, 85% of those eligible to vote who are between 18 and 21 actually voted in that election. The number of person between 18 and 21 who actually voted what percent of those eligible to vote. इसका सिर्फ लैंग्वेज ही बड़ा है, इसका आंसर है 6.8। और कैसे होगा? 18 से 21 साल के जो लोग हैं टोटल, वो 8% हैं। जैसे टोटल अगर आपके 100% हैं तो 18 से 21 साल वाले उसमें ना 8% हैं। बोला कि इस 8% का भी सिर्फ 85% लोगों ने ही वोट किया। इसका 85% होता है 6.8%। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि कितने लोगों ने वोट किया 18 से 21 85% ऑफ 8। हाँ, ओके। तो उसने यही तो बोला है कि 18 से 21 साल वाले जो लोग हैं उनमें से 85% ने ही वोट किया सिर्फ। ओके तो उन्हीं का परसेंटेज बताना है, तो 6.8% लोगों ने वोट किया 18 सर, से एक मिनट वापस क्वेश्चन दिखाना, एक मिनट। person between 18 and 20 who actually voted what percent of those eligible to vote। मतलब 18 से 21 साल वाले जो एलिजिबल थे उनके कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है। तो वो तो यही है ना, 6.8। हाँ 85% ही है। हाँ 85% ऑफ 8 इज इक्वल टू 6.8%। ठीक है। ये लैंग्वेज बहुत घुमाने वाली थी इसकी। हम्म, चलो ये एक होता है तुम्हारा सर्वे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सर्वे बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन होती है, कुछ कुछ हमें खुद से निकालनी पड़ती है। अब जैसे इसमें बोला इन सर्वे 40% हाउसेस कंटेन 2 or more people. Of those houses contain only 1%, 25% were having only male. What is the percentage of all houses which contain exactly one female and no male? तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब तुमको बोला है कि 40% फैमिली ऐसी हैं, हाउसेज ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसका मतलब बाकी के बचे हुए जो 60% है उसमें सिर्फ एक पर्सन है एक हाउस में। ठीक है, और फिर बोलता है ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1%, 25% वर हैविंग ओनली अ मेल। अब तुमको ना ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ गलती पता है क्या होती है। जैसे अगर तुमको बोला कि 40% ऑफ द हाउसेस कंटेनिंग 2 or more पीपल, ठीक है, तो इसका मतलब 60% जो है वो उसमें ओनली 1% होगा। 1%, ओनली 1%। अब बोला ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%, 25% वर हैविंग मेल। मेल बोला है कि फीमेल बोला है, ओनली ए मेल। 25% में मेल है। अब यहाँ भी हम लोग गलती पता है क्या कर देते हैं, हम लोग 60 में से 35 माइनस करके 25 बनाते हैं और वो गलत हो जाता है। हमें 25% ऑफ 60 निकालना होता है, और 25% ऑफ 60 अगर आप करोगे ना तो वो बनता है 15%। टोटल का 15% बनता है।
इस तरह से। और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप साथ में नंबर रख के करोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे आप बोलोगे टोटल फैमिली ना 100 है, ठीक है, या टोटल फैमिली नहीं बोलेंगे, हम हाउसेज बोलेंगे, 100 हाउसेज हैं। 100 में से 40 घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। 60 ऐसे होंगे जिसमें केवल 1 पर्सन है। अब 60 का भी 25% लोग ऐसे हैं, मतलब 15% टोटल का बनेगा। मतलब या तो 100 का 15% आप निकाल लो तो 15 फैमिली आएंगी, या 60 का 25% निकाल लो तो भी 15 फैमिली आएंगी। आप 60 का 25 निकालो तो बेहतर है। तो मैंने बोला 15 फैमिली ऐसी हैं कि जहां पर ओनली 1 पर्सन है। अब आगे बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल। मतलब टोटल हाउसेज के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टोटल हाउसेज कितने, 100। तो मैंने बोला 100 हो गया। इन कंपैरिजन टू ऑल हाउसेज, ऐसे कितने घर 45। हैं जिनमें एग्जैक्टली 1 फीमेल है, नो मेल है। तो 60 में से 15 अगर मेल है तो बाकी 45 बची हुई फीमेल होंगी। हाँ जी सर। तो यही आंसर हो जाता है 45%। हम्म, ये जो सर्वे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपका सारा जो होता है वो स्टेटमेंट का खेल होता है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप जैसे उसने 25% ऑफ दोज हैविंग ओनली 1 पर्सन करके अगर आप करते, और इसको 15 की जगह अगर आपने 25 गलती से ले लिया होता, तो आप वहां पर क्या करते, 60 में से 25 माइनस करते और बाकी की बची हुई बताते 35 ऐसी हैं जो फीमेल होंगी। और 35 आउट ऑफ 100 रखते तो उसके लिए भी उनके पास प्रोविजन होता है ऑप्शन में कि आप अगर मूर्खता करोगे ना तो हमारे पास उसका भी आंसर है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट होता है 35 भी। जैसे नन ऑफ दीज है तो या तो 35 भी ऑप्शन में होता है, या फिर हम जो है वो नन ऑफ दीज में भी रखते हैं। अब यहाँ तो चलो कोइंसिडेंटली तुम्हारा नन ऑफ दीज में गलत करके भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही आंसर भी है नहीं ऑप्शन में, है ना। तो वो तो कोइंसिडेंटली सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि जो हम गलत करते हैं ना वो भी ऑप्शन में होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सर वो 45% ही होगा। ऐसे आते हैं क्या वेयर द राइट आंसर नहीं है वन ऑफ द ऑप्शंस? हम्म। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस? मतलब मतलब अभी देखो ये क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ही नहीं है, तो वैसे आता है क्या कभी कभी? बिल्कुल आता है, नन ऑफ दीज होता है। ओके ठीक है सर। मैं नन ऑफ दिस का मतलब तो यही है ना कि आपने जो आंसर निकाला वो इनमें से किसी में है नहीं। हाँ सर। हम्म। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आंसर सही नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये ना इस टाइप, अब जैसे यहाँ से मैं कोई भी और क्वेश्चन उठाता हूँ, ज़्यादा है भी नहीं। और जैसे ये रेशो वाला लेते हैं, द बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज आर इन द रेशो 3:1। मतलब 20% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट इज। तो आप लोग फिर से वही करोगे कि जैसे मैंने बोला कि 100 फैमिली ले लो, या 100 फैमिली नहीं कह रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट ना 100 ले लो आप। 1 मिनट रुकना जरा। और उनको ना 3:1 के रेशो में बांट लो। अब बॉयज टू गर्ल्स का रेशो 3:1 है ना। तो अगर मैंने बोला कि टोटल स्टूडेंट जो है मेरे, टोटल स्टूडेंट्स अगर मेरे 100 हैं, तो इनको गर्ल्स सॉरी बॉयज टू गर्ल्स के रेशो में अगर आप बांटोगे तो ये 3:1 है। मतलब ये 75 और ये 25, ठीक है। अब आगे बोलता है क्वेश्चन में कि इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट। 20% ऑफ द बॉयज मतलब 20% ऑफ 75 कितना होगा, 15। मतलब 15 बॉयज, और 40% ऑफ द गर्ल्स का मतलब होगा 10, क्योंकि 25 का 40% होता है 10। मतलब 15 लड़के और 10 लड़कियां जो हैं वो उस कॉलेज में एडल्ट हैं। मतलब 100 में से 25 लोग एडल्ट हैं, बाकी के बचे हुए 75 जो है वो एडल्ट नहीं है, ठीक है।
उसने बोला है, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये 40। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट इज, तो कितना होगा? मेरे कहा 25% एडल्ट हैं, 100 में से 25 बच्चे अगर एडल्ट हैं तो 75% नहीं होंगे ना। हम्म। यहाँ हमारा आंसर हो जाता है 75%। ठीक है, मुस्कान समझ आया? यस सर। एक ये 39 वाला क्वेश्चन बनाओ जरा आप लोग। सर नन ऑफ दिस, मेरा तो आंसर जो आ रहा है वो है ही नहीं यहाँ पे। अभी कर दें द्युति, बाकी लोगों को भी करने दो, दो को ना। सर मेरा भी नन ऑफ दीज आ रहा है। एक सेकंड, 40% of the males are married. हाँ जी, नन ऑफ दीज आ रहा है सबका। यस। एक मिनट सर, एक सेकंड रुको। अगर आंसर गलत हुआ ना तो लोगों तो फाइन लगाऊंगा मैं। एक मिनट रुक जाओ सर। आंसर तो नन ऑफ दीज नहीं है। क्या बोल रहे हो? आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। सर 32 8/11 67, ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा। हम लाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रही हो तुम? देखो, जैसे टोटल तुमने क्या एज्यूम किया, 100? हम्म। 100 में से क्या हुआ, 55 हो गए फीमेल, तो 45 हो गए मेल। मतलब 40% ऑफ द मेल आर मैरिड, जो कि होते हैं 18। 18। तो 18 अगर मेल हैं तो 18 फीमेल भी तो मैरिड होंगे ना।
अपन ये मत, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कुछ लोगों को कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव के बाहर से कहीं से शादी करके लाया हो मेल, या लड़की कहीं दूसरे गांव में गई हो शादी होके। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये मान के चलना होता है आपको गांव के गांव में शादी हो रहा है, तो मेरा पड़ोसी मैं तेरा पड़ोसी वाला हिसाब मान के चलो, समझे। तो 55 में से 18 फीमेल अगर मैरिड है तो 37 मैरिड नहीं है। तो अनमैरिड फीमेल का परसेंटेज ही तो बताना था। परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द विलेज, तो आउट ऑफ फीमेल बताना होता है आपको। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा आएगा 67। ओहो। ओ क्या इतना खतरनाक ओहो हो क्यों कर रहे हो सब? बहुत आसान था ना ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इनके इस स्टेटमेंट को समझना होता है अच्छे से। बाकी क्वेश्चन आप करना, चार तो हमने बना ही लिए। उसके बाद एक होता है रेशो वाला क्वेश्चन, इसमें कंपैरिजन ऑफ रेशो होता है। ये कुछ नहीं है, दिस इज वेरी इजी। जैसे अगर तुमको कोई बोलता है कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है 2A इज इक्वल टू 3B। ठीक है। और A टू B का अगर आप रेशो बनाते हो तो वो उल्टा हो जाता है 3:2। समझे। हम्म। तो अगर तुमको कोई ये बोलता है कि इफ 20% ऑफ A is subtracted from B, तो बोलेगा B reduced by 30%। और इसी स्टेटमेंट को ये बोल सकता है और रिड्यूस टू 70%। एक ही बात है दोनों ना। 30% से जो रिड्यूस हो रहा है तो 70 बचेगा ना, टू 70%। तो तुमको यहाँ पूछ सकता है रेशो ऑफ ए टू बी। तो इस केस में भी होता यही है कि रेशो ऑफ एज टू बी की बात जब इसने की तो तुमको वही सेम चीज बताना होता है जो आपने पहले क्वेश्चन में बताया था, बस इसका लैंग्वेज अलग कर दिया है। इफ 20% ऑफ ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, तो बी रिड्यूस बाई 30%। मतलब ए का 20% अगर आप बी से कम करते हो तो बी जो है ना वो 30% कम हो जाता है। तो उसका मतलब यही होता है कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। समझ रहे हो ना। यस सर। तो आपको रेशो ही बनाना होता है, तो फिर से आपका जो रेशो बनेगा वो 3:2 ही होगा ए टू बी का रेशो। तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ 2.5% ऑफ ए इज इक्वल टू 3.5% ऑफ बी, एंड ए प्लस बी जो है तुम्हारा वो 4200 है जैसे। तो तुमको बताना होता है कि ए और बी का इंडिविजुअल शेयर कितना होगा। तो तुम फिर से वही करोगे कि पहले तो ए टू बी का रेशो बनाओगे, तो वो कितना हो जाएगा 3.5/2.5 विच इज 7/5, है ना। हम्म। तो ए टू बी का अगर रेशो 7:5 है तो तुम क्या करोगे, 7x plus x 5। प्लस 5x इज इक्वल टू 4200, x इज इक्वल टू 4200/12। 350 आ गया मल्टीप्लायर। हम्म। 350 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 7 × 350, बी का वैल्यू आ जाएगा 3 × 350। निकाल दो दोनों को। 3×7 = 21, और 7 का आधा कितना होता है 700 का, 350 हो जाएगा ना। तो 21 हो जाएगा 2450, और ये इंटू 5 कितना होगा 15। 1750। 1750।
इन दोनों का आप सम कर लो, ये आपका डेफिनेटली 4200 ही बनेगा, क्योंकि 50 1750 का 50 उधर उठा के डाल दोगे, वो 25 हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 4200। यस सर। तो ये जो है ना हमारे ये इस टाइप के रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। if 18% salary of A is equal to 42% salary of B, if the difference of their salary A is to be 36,000, the respective salary of A and B is, if 25% of a number is subtracted from the second number, the second number reduces to its 5/6। तो अब बोलोगे 1/4 ऑफ A इज इक्वल टू 1/6 ऑफ B। हाँ सर। ये दिख रहा है ना, उसका 1/4 कम कर रहे हो B से, तो वो 1/6 कम हो जा रहा है, उससे तुमको रेशो मिल, 5/6। मतलब 5/6 बन जा रहा है, तो कम तो 1/6 ही हो रहा है ना। हम्म इसने टू वाली बात की, बाय नहीं बोला, रिड्यूसेस बाय नहीं बोला, रिड्यूसेस टू, हम्म। रिड्यूसेस टू, और अगर 5/6 हो रहा है तो इसका मतलब 1/6 कम हो रहा है। एक मिनट, ये बनाना है 48 वाला क्वेश्चन, 48 एंड 49 बनाओ। सर 3:7। बन गया। हम्म 65% of A spend 65% of his salary and B spend 85% of his salary। मतलब आप बोलोगे 35% ऑफ A इज इक्वल टू 15% ऑफ B। हम्म तो आप जो इसको 3:7 कर सकते हो। हम्म देखो, इससे तुमको एक चीज और पता चला होगा, अगर तुमने बोला कि 35% ऑफ A इज इक्वल टू 15% ऑफ B, तो A/B का जो रेशो बनता है वो आपने बोला कि वो 3:7 बनेगा, मतलब 15/35 करके 3:7 आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको एक चीज और तुमको बिल्कुल क्विक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ मैं, जैसे अगर तुम्हारा परसेंटेज का रेशो अगर उसका 7:3 है ना, तो नंबर का रेशो इनवर्स होके 3:7 हो जाता है। नंबर का मतलब? क्वांटिटी का रेशो जो तुमने ये निकाला है 3:7। हाँ 3:7। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा। और हम्म फिर एक बार जो अभी वो पीछे एक क्वेश्चन था वो वाला 25% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड रिड्यूस अ नंबर टू 5/6 ऊपर था ना एक अभी नंबर हम्म। क्वेश्चन, उसको एक बार आप करना, एक बार मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है। तुम पहले ना, अगर ऑफलाइन क्लास में होती ना, तुमको छड़ी पड़ती है एक पहले तो दी होती। If 25% of a number is subtracted from second number, the second number reduces to its 5/6। एक नंबर 5/6 अगर बन रहा है तो उसमें से कम कितना होता है ये बताओ। 1/6 वो मैं समझ गई, लेकिन मुझे इनवर्स वाले में कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब जैसे
कोई परसेंटेज इनवर्स हो जाती है ना जब इन्वर्स रेशियो। क्यों करना है तुमको? इसको इन्वर्स मत करो ना फ्रैक्शन में, सीधे ऐसे ही करो 1/6/1/4। हम्म उसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा, 2:3। हम्म ठीक है। और वैसे भी अगर तुम इन्वर्स देखना चाह रही हो, जैसे 1/4 और 1/6 का इन्वर्स क्या होता है? 4:6। हम्म तो 2:3। हम्म ठीक है। चलो, तुम बहुत पीछे वाले क्वेश्चन में मत फंसा करो ज्यादा। चलो, एक ना ये तुम्हारा एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जो है ना, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इसमें कंसेप्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट कुछ नहीं है, जैसे अगर करंट पॉपुलेशन किसी भी टाउन की 10 लाख है सपोज करो, और वो 10% पर एनम से बढ़ती है अगर, तो अगर मैं बोलूँ कि एक साल में पॉपुलेशन अगर आपकी 10% बढ़ती है, तो बढ़ के कितने परसेंट बन जाएगी बताओ? परसेंटेज में बताना सिर्फ। जैसे अभी अगर 100% है, तो 10% से अगर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10%। 110%। ठीक है, फिर इसका 10% बढ़ाओगे तो 11% बढ़ेगी अब। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 110 में 11 प्लस करोगे तो 121%। तो इसी तरह से ना कंटिन्यूस उस पर बढ़ती है, वो सक्सेसिव रेट से बढ़ती है, फिक्स नहीं होता है इसमें। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना, तुम्हारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, वैसे ही ये पॉपुलेशन होती है कि अगर आप 10 लाख की पॉपुलेशन थी आपकी, तो पहले आपने इस पे 10% बढ़ाया जो इसका 1 लाख होता है, ठीक है? तो इस पे 1 लाख बढ़ा तो 11 हो गया। फिर उस पे 1 लाख मतलब 10% बढ़ा, वो 1.1 लाख होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12.1 लाख, ठीक है? फिर इस पे 10% बढ़ाओगे, इसका 10% कितना होता है? 1.21 लाख। मतलब पॉइंट मैंने इधर लगा दिया, ये 1.21 होगा। तो इस तरह से ना बढ़ती चली जाती है। अब होगा क्या, बहुत सारे साल में जाने के बाद ना तुमको इस तरह से तो बढ़ाने में दिक्कत आएगी। हालांकि ये जो बहुत लंबा पूछते नहीं है, 2 3 4 साल का ही पूछते हैं, तो निकल जाता है, बट फिर भी। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला जो है, मैं वैसे तो ये होता है P × 1 + R/100 टू द पावर n, बट इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके तुमको बता दे रहा हूँ कि तुम क्या करोगे। जैसे तुम्हारा 10 लाख का पॉपुलेशन है, ठीक है? तो पहले साल में वो बढ़ेगा 110/100 के रेट से, 10% बढ़ रहा है ना? बोलो। हम्म आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू 110 कर देते हो, हम्म तो पहले साल का मल्टीप्लायर तो इतना हो गया। अब हम्म अगला मल्टीप्लायर जो 110/100 है, वो पूरे पे लगता है ना इस पे, तो इसलिए मैंने इसको पूरे को 110/100 कर दिया। और फिर से मैंने इस पे पूरे पे भी 110/100 कर दिया, तो तुमको पता चलेगा कि 3 साल में ये इस तरह से बढ़ेगा। हम्म और आप कितने भी साल तक इसको 10% से बढ़ाते जाओगे, आप यही चीज अप्लाई करते जाओगे, 110/100, 110/100, ठीक है? हम्म एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसी चीज को अगर तुमको उल्टा करके बोल दे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आफ्टर 5 ईयर, या फिर आफ्टर 5 ईयर बोलो, जैसे करंट पॉपुलेशन बोलता है अगर वाई है, ठीक है? और बोलता है कि अगर ये हर साल 10% से बढ़ती है, अगर ये हर साल आपकी 10% से बढ़ती है, तो 5 साल पहले कितनी पॉपुलेशन रही होगी? तो आप ये बोलोगे कि 5 साल पहले जो है ना, कोई भी एक्स पॉपुलेशन आपकी रही होगी, और उससे हो क्या रहा होगा, उसमें 110/100 इंटू 110/100 इंटू 5 बार हुआ होगा। 110/100, मतलब इस तरह से 5 बार होगा, हम्म इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये 5 बार होने के बाद करके तुम्हारा वाई बना। हम्म तो अगर तुम्हें वाई से एक्स पे जाना है, इस बार तो तुम्हें वाई गिवन है और तुम्हें जाना है एक्स पे, तो तुम क्या करते हो, ये सारे मल्टीप्लायर इधर आके उल्टे हो जाते हैं ना, इन्वर्स हो जाते हैं। हम्म तो उल्टा करके 100 × 100 इस तरह से करते चले जाओगे आप।
बाकी इसका और ज़्यादा डिटेल जो है आप लोगों को जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे वो वहां पर मिल पाएगा। अभी के लिए तुम लोग जो है इसको इतना याद रखना बस। जैसे ये है, द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। इफ द प्रेजेंट वन वर्थ ऑफ कार इज 7,20,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years? तो 10% से कम हो रही है ना, तो 90/100 3। 90/100 हो जाएगा। तो 7,20,000 इंटू 90/100 ना 3 बार होगा। ऐसे करके इसको तुम सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो जैसे इसमें 4 0 है ना, तार तो यहीं से कट जाएंगे नीचे से, तो ये इधर से कट जाएंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा है, 72 इंटू 90 इंटू 9 करना पड़ेगा तुम्हें। ये बाकी ऐसे ही होते हैं सारे, मतलब बड़े आसान आसान से हैं ना। उसके बाद एक होता है आपका कंसेप्ट है डिस्काउंट का, जो थोड़ा सा काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। डिस्काउंट का क्या होता है, डिस्काउंट जो है ना, मुस्कान कीर्ताना सुन रही हो ना तुम लोग? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। देखो डिस्काउंट का हमेशा एक चीज याद रखना, डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन व्हाट? कॉस्ट प्राइस। एमआरपी। यस। कॉस्ट प्राइस मत बोलना कोई भी, गिवन ऑन एमआरपी। क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं ना उनको बोलते हैं समाज सेवी। अब या तो अगर नॉर्मल आदमी अगर वो देगा तो उसका मकान वकान बेचारे का जल्दी बिक जाना है। देखो डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी, और आप बोलोगे एमआरपी माइनस डिस्काउंट बिकम्स क्या? कल ही बताया था मैंने, सेलिंग प्राइस। ठीक है। आप एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस बनता है। दूसरी साइड आप सीपी प्लस प्रॉफिट करते हो तो सेलिंग प्राइस बनता है। अगर एमआरपी वाली साइड से देखते हो तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट करते हो तो आपका बनता है एसपी। और सॉरी, तो ये जो है ना तुम्हारे दोनों केस में एसपी तो सेम ही रहेगा ना, अगर हम सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो जैसे अगर यस सर। मैंने किसी प्रोडक्ट पे ना 10% का डिस्काउंट किया, हाँ, अगर मैंने बोला कि सपोज करो मैंने किसी प्रोडक्ट पे जो है वो 20% का डिस्काउंट किया, और 20% का डिस्काउंट करने के बाद भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है, कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% आई एम गेनिंग 20%। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपने सीपी को अज्यूम किया 100 रुपीज, आप सीपी को ही अज्यूम करना। अगर सीपी में अज्यूम करता हूँ 100, तो एसपी कितना बनेगा? 20 रुपए का आप इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, 20% ऑफ 100 इज 20, 20 का प्रॉफिट, और एसपी आपका बनेगा कितना? 120। ठीक है। फिर आप क्या करो, अब उसे तो 100 आपने प्राइस अज्यूम कर ही लिया है ना, तो इसको ना आप परसेंटेज में लोगे एमआरपी को 100%। क्योंकि दोनों को 100 क्यों नहीं अज्यूम कर सकते? बिकॉज सीपी और एमआरपी कैन नेवर बी सेम। तो एक साइड अगर आप प्राइस ले रहे हो तो दूसरी साइड आपको परसेंटेज लेना पड़ेगा, और आप बोलोगे कि मैंने 20% का डिस्काउंट किया, और 20% का डिस्काउंट करने के बाद जो एसपी आपका बचता है वो कितना होता है? एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। तो 100% माइनस 20% इज इक्वल टू 80%। और ये दोनों जो है ना वो सेम होते हैं। तो आप बोलोगे 80% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू 120। उससे एमआरपी कितना निकलेगा? 120 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। कितना आएगा एमआरपी? 150। तो इससे तुम्हारा एमआरपी आ गया 150, जहाँ विद रिस्पेक्ट टू जहाँ आपने सीपी जो है वो 100 लिया था।
MRP आ गया 150। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं 100 हमेशा इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना इज वेरी इजी। ठीक है। अब तुमको जब ये चीज निकल गया तो तुमको कुछ भी पूछ सकता है MRP इज व्हाट परसेंट मोर देन CP। तो CP 100, MRP 150, तो बताओ कितना परसेंट ज्यादा होगा MRP CP से? 50 50%। हाँ, तो आप बोलोगे MRP इज 50% मोर देन CP। और तुमको पूछा जाए CP इज व्हाट परसेंट लेस देन MRP, तो क्या बोलोगे? 50/120। नहीं नहीं, क्या क्या है? CP is what percent less than MRP? हाँ गजब। तो सही तो है। 120 का होगा, 50/150 नहीं होगा। नहीं वो मैं 150 ही बोलना चाहती थी। चाहती से नहीं होता है, जो बोला जाता है उसको सुनते हैं एग्जाम वाले ना। तो ये तुम्हारा हो गया 33 1/3%। जैसे इसी तरह से तुम लोगों को जो है वो एक जैसे सेल गिवन होता है, जैसे तुमको बोलता है कि अगर आप 5 प्रोडक्ट खरीदते हो, बाय 3 गेट 1 का अगर ऑफर होता है, बाय 3 गेट 1 फ्री, तो उसमें परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है हमारा वो कितना होता है? 25। 25% का। 33 1/3 मत समझना उसको, 3 पे 1 डिस्काउंट मत समझना। आपको क्या है कि आपने 3 प्रोडक्ट का पैसा पे किया और आपको 4 प्रोडक्ट मिल गए, मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट मिला आपको। हम्म। तो 4 में से 1 का डिस्काउंट हुआ, तब आपको 3 का आप पैसा पे किए हो, तो वहां पर 1/4 का डिस्काउंट होता है, विच इज 25%। हम्म। ठीक है ना? यस सर। सर आप म्यूट पे हो। अच्छा, मैं म्यूट पे था, मुझे ध्यान ही नहीं है। हाँ, जैसे डिस्काउंट ना आपके 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका नॉर्मल डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डिस्काउंट। और एक हमारा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब जो एडिशनल डिस्काउंट होता है वो इस तरह से होता है, जैसे अगर तुमको बोला कि कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उस पर 10% का ऑफर चला है, मतलब 10% डिस्काउंट का ऑफर चला हुआ है, ठीक है। तो तुम उसमें से 10 रुपये माइनस करके वो तुम्हें 90 का मिल रहा था। लेकिन आपको बोला कस्टमर ने कि आप हमारे जो है मतलब रेगुलर कस्टमर हो या रेगुलरली आप हमारे यहाँ विजिट करते हो, तो आपको जो है ना हम 10% का और एडिशनल डिस्काउंट देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो जो 10 है ना, इसमें ऐड हो जाता है 10 में, और आपको टोटल डिस्काउंट ना 20 का मिल जाता है। 100 में से 20 माइनस हो गया, वो प्रोडक्ट आपको 80 का मिल जाता है। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिला, तो 90 का मिल रहा था आपको वो प्रोडक्ट। हम्म। शॉपकीपर ने बोला कि आप हमारे जो रेगुलर कस्टमर हो, आपको हम एक और सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं 10% का, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट। उसमें क्या होगा, अब जो अगला वाला डिस्काउंट जो देते हैं ना, वो 90 पे देते हैं, वो पूरा 100 में से नहीं देंगे, 90 पे से डिस्काउंट करेंगे। और 90 का अगर आप 10% निकालोगे तो होगा 9। तो जो प्रोडक्ट आपको इधर 80 का मिल रहा था, वो सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में वो मिलेगा 81 का। तो वहां पर जो टोटल डिस्काउंट तुम्हारा बना, वो बना सिर्फ 19% का इन रिस्पेक्ट टू टोटल। यहाँ पर एक बार तुम लोगों को एक और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ कि जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, 100 रुपये का प्रोडक्ट, 20% का आपको सक्सेसिव मतलब 20% के 2 एडिशनल डिस्काउंट दिए, तो मतलब 20 + 20
तो पूरा तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 40% ऑफ 100 कितना होता है? 40। तो आपको 40 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है वहां पर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एडिशनल डिस्काउंट का केस। एडिशनल एडिशनल डिस्काउंट। एक होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है? जैसे अगर ये प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का है, तो 20 का डिस्काउंट है प्लस 20 का डिस्काउंट है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है सक्सेसिव एडिशनल में, कि आपको जो सेकंड वाला या थर्ड वाला या कोई भी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद वाला जो भी डिस्काउंट मिलता है ना, वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलता है। मतलब आप पहले 100 में से 20 माइनस करोगे तो बचेगा 80। अगला वाला जो डिस्काउंट मिलेगा ना, वो 80 पे मिलेगा। और 80 का 20% जो है ना, वो 16 होता है। तो 80 में से आप अगर 16 माइनस करोगे तो बचेगा 64। ठीक है, तो 100 का प्रोडक्ट अगर आपको 64 का मिल रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला? 20 का इधर और 16 का इधर, 36 का मिला ना। और एडिशनल में कितना मिल रहा था? 20 प्लस 20 डायरेक्ट 40 हो जा रहा था। तो ऊपर डिस्काउंट आपको मिला 40 रुपीज का, नीचे डिस्काउंट मिला आपको 36 रुपीज का। देखने में दोनों डिस्काउंट सेम लगते हैं, जब बोर्ड पे लगा होता है ना, देखो वहाँ 20 प्लस 20 और यहाँ भी 20 प्लस 20। सिर्फ वर्ड का डिफरेंस होने से, जहाँ आपको आउट ऑफ 100 पे 40 का डिस्काउंट मिल रहा था, वहीं यहाँ पर आउट ऑफ 100 पे तुमको सिर्फ 36 का डिफरेंस डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर मैं तुमको बोलूँ एज ए शॉपकीपर पर्सपेक्टिव, तुम्हारे लिए कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा बेहतर है? अगर आप एक शॉपकीपर हो, बिजनेसमैन है, तो कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा बेहतर है? सक्सेसिव। सक्सेसिव। क्यों? एडिशनल डिस्काउंट में आपको 100 रुपये वाला प्रोडक्ट कितने में सेल करना पड़ रहा है? 60 में, 40 का डिस्काउंट देके। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट में 100 वाला प्रोडक्ट आप जो 64 में सेल कर रहे हो, तो आपको तो 4 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है ना एक्स्ट्रा। यस सर। तो हमारे शॉपकीपर पर्सपेक्टिव से जो है वो एडिशनल सक्सेसिव डिस्काउंट बढ़िया होता है। और कस्टमर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट सही होता है, क्योंकि कस्टमर को तो कम से कम तो चाहिए ना। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, दो चार। 63 बनाओ पहले तो। 63। हम्म। उसके बाद 64 बनाना। सर 63 का आंसर 40% है। यस। मतलब पहला डिस्काउंट 20%, फिर 25%, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 40%। यस सर। 64 वाला बताओ।
हाँ? द्युति कितना बोला तुमने? कुछ नहीं बोला सर मैंने। अच्छा, तो यहाँ तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, क्या मतलब, क्योंकि मेरा आंसर 127 आ रहा है, तो वो 27 होगा ना अबव। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या करा तुमने। तुमने 112 का 12% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया होगा ना? 20%? डिस्काउंट ओ 20। मैंने 12% ले लिया जिसका वो, हाँ एम। तो मुझे समझ में आ रहा है, हम्म, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ सर, क्या मतलब किस में क्या ऐड करना है? अरे वो मत, उसका मत समझो ना, मैं तो अभी डिस्कस कर रहा हूँ बस, वो तो सही अप्रोच नहीं है जो वो कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अपनी 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 कार्रवाई पे ध्यान देना है हमें, है ना? तो 40% आएगा आंसर। 40%, हाँ। कीर्तना तुम्हारा है ना 40%? नहीं नहीं सर, मुस्कान। नहीं, मेरा भी नहीं आ रहा है। 40%। अरे मैं अभी बताया था तुम लोगों को, अगर आप सीपी 100 लेते हो, प्रॉफिट अगर आपको 12 का है, तो एसपी बनेगा 112। और इधर से दूसरी साइड से लो एमआरपी। अगर उधर तुमने प्राइस लिया है तो यहाँ तुमको परसेंट में लेना पड़ेगा, ये भी बताया था मैं भी, है ना? आप डिस्काउंट कर रहे हो 20% का, तो ये कितने के बराबर होगा एसपी? 80% के बराबर। यस सर। दोनों सेम होते हैं। तो 112 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 इज इक्वल टू एमआरपी। हम्म। तो ये आ जाएगा 140। तो एमआरपी आया 140 जब आपने एससीपी को 100 लिया। ठीक है। हम्म। तो कितना परसेंट ज़्यादा हुआ? 40। 40। हम्म। हम्म। ठीक है सर। ये करो 66 वाला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें लगाना अपना 2 मिनट तो लगाना, उससे पहले डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है?
बन गया? 1 मिनट सर। इतना टाइम लगता है इसको उसको करने में? ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब 5 नहीं है, रुक आधे जाओ, मिनट का। 1 मिनट रुक जाओ ना, बैक कर दूं। वन वन 8.3। हम्म, अब 91 पे होगा ना इंक्रीज, 118.3 होगा। हम्म। क्वेश्चन क्या था, मैंने पढ़ा नहीं ऊपर। अरे यार। वेरी नाइस। 30% डिस्काउंट होगा। लास्ट पार्ट। लास्ट में 30% फिर डिस्काउंट करोगे? 82.6. ये डिस्काउंट है 35.49, इसमें से माइनस कर दो। 82.6. 82.6। तो कितने का लॉस हो रहा है? 100 का प्रोडक्ट है, आप 82.6 पे सेल कर रहे हो, तो 17.4 का बन रहा है लॉस। हम्म। हाँ, ये हो जाएगा। है कुछ ऐसा ऑप्शन? ये तो है। प्रॉफिट ये होगा ना लॉस, 17.19 का लॉस होगा अप्रोक्सीमेट। वो कैलकुलेशन आगे पीछे हुई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे इसका, मिक्सचर का। एक ये रह गया कॉइन वाला, और एक फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का। बस ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं इसमें। ये हम अगली मुलाकात में आप लोगों से मिलेंगे तब बताएंगे।